वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑन दिस सीरीज़ जिसमें हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली की कोटेशंस की। तो आगे क्या बोलते हैं वो, ही हु इज़ नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क विल अकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। यानी कि जो अपनी लाइफ में रिस्क लेने से डरता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, अकम्प्लिश नहीं कर सकता या पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज की इस बदलती दुनिया में रिस्क ना लेना एक सबसे बड़ा रिस्क है, जो कि मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक के फाउंडर बोलते हैं ये लाइन कि आज के टाइम में रिस्क ना लेना एक सबसे बड़ा रिस्क है। तो कुछ भी पाने के लिए हमको रिस्क लेना होगा, बिना रिस्क लिए कुछ भी हम पा नहीं सकते। जैसे कि एक जॉब होती है, नॉर्मली जो लोग जॉब करते हैं, लेबरिंग करते हैं, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपको काम करना है एक दिन का, उसके बदले आपको एंड ऑफ द डे जो अमाउंट है वो आपके मिल जाएगा, या आपका जो है एक ऐड होता रहेगा और आपका मंथ के एंड में आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो उसके लिए रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिस्क को यहाँ पे समझना थोड़ा बहुत ही ज़रूरी है कि रिस्क किस टाइप का रिस्क बोल रहे हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, तो वहाँ पर पैसा लगा देना, जहाँ पर हाई रिस्क है तो वहाँ पर हाई रिटर्न्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, जहाँ पर रिटर्न्स हाई होंगे वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वहाँ पर पैसा डाल दो, इसका मतलब ये हुआ? बिल्कुल भी नहीं। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए तभी वो रिस्क होगा, नहीं तो वो बेवकूफ़ी होगी। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके चांसेस क्या हैं, उसको एग्ज़ाम को निकालने के, उस एग्ज़ाम को निकालने के चांसेस क्या हैं। इस बेस पर वो उसकी तैयारी करे तो ये कैलकुलेटेड रिस्क हो गया कि उसने ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो ये अगर वो रिस्क लेकर के एग्ज़ाम को क्लियर करे तो हो सकता है कि जो नॉर्मल लाइफ में जो लोग करते हैं या जो जहाँ पर पहुँचते हैं वो थोड़ा उससे ऊपर पहुँच जाए, क्योंकि उसने रिस्क लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज़ को होने की। लेकिन उसने रिस्क लिया, इस वजह से वो चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, वहाँ पर रिस्क का मतलब क्या है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, कि तब जाकर हम उसमें इन्वेस्ट करें जहाँ पर हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हमको पता होगा कि रिस्क क्यों है या इस रिस्क से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो बेवकूफ़ी होगी और ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो वो यहाँ पर ही बोल रहे हैं, ही हु इज़ नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क विल अकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। ये करेज होना चाहिए रिस्क लेने का। मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी पीपल हैं, पूरी की पूरी दुनिया एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है कि किस तरह से हमको लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलेगी, इसलिए हम एजुकेशन लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करते हैं। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को छोड़ पाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लो, इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब है, वो सिक्योरिटी है कि आपको ये करना है, ये क्वालिफिकेशन करनी है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और उसके बाद आपकी जॉब लग गई और एक सेफ सिक्योर जॉब है, सेटल हो गए बंदे। लेकिन अगर आपको फ्रीडम होना है लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ आप अलग करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम उसमें भी मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी, ये चीज़ है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जल्दी मिल जाती है, तो हमको तो दिमाग दौड़ाना है कि किस तरह से मिलेगी। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में हो, किसी का इंटरेस्ट बिजनेस में हो, किसी का इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसर बनने में हो, किसी का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो, अलग अलग चीज़ों में, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बेस पे कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो, तो उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही मिलेगी और उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता। जैसे कि मोहम्मद अली को ही देखा जाए तो वो इतना करेज कैसा है उनके अंदर कि वो 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन पाए। वो इसीलिए आया क्योंकि उनके अंदर रिस्क लेने का करेज था, एक कैलकुलेटेड रिस्क, कि किस तरह से सामने वाले अपोनेंट को बीट किया जाए। उसके लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कितना बोल सकते हैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा टफ शेड्यूल होगा। तो ये उसके बाद भी क्या पता ना हो पाए, लेकिन वो कैलकुलेटेड है, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है, एक मेज़र की जा सकती है कंपेयर करने के बाद कि इसके लिए कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी
और हो सकता है फिर भी वो सामने वाले बंदे को बीट ना कर पाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपने माइंड अपना खूब दौड़ाया है, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि वो काम होगा, तो कैलकुलेटेड रिस्क बन गया वहाँ पर। और अगर कैलकुलेटेड रिस्क है तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ के होने के, और यही रास्ता है कि आप कुछ पा भी सको, कुछ अचीव भी कर सको, नहीं तो अदरवाइज़ वो अचीव करोगे जो शायद अचीव करने लायक है भी नहीं। आगे बोलते हैं वो, इट्स द रेपुटेशन ऑफ अफर्मेशन दैट लीड्स टू बिलीव, एंड वंस दैट बिलीव बिकम्स अ डीप कन्विक्शन थिंग्स बिगिन टू हैपन। बहुत ही कमाल का है और इसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? इट्स द रेपुटेशन ऑफ अफर्मेशन, यानी कि थॉट्स का जो रेपिटेशन है, अफर्मेशन है, यानी कि अफर्मेशन को ही रेपिटेट करना होगा, और एक बार वो थॉट्स हमारा बिलीव बन जाए। बिलीव बनना ही बनना है। अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच हो सकता है, अपने माइंड में तो सच हो ही सकता है, इन रियलिटी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो सच हो सकता है लेकिन अभी वो नहीं है, और आपको लगता भी नहीं है कि वो हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में वो थॉट को प्लांट कर दिया, वो अफर्मेशन रेपिटेट करने लग गए, तो वो बिलीव बनेगा। बिलीव के बाद क्या आएगा? डीप कन्विक्शन आएगा, अंदर से डीप कन्विक्शन आएगा। जब एक बार माइंड में वो थॉट्स रेपिटेट होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अपना आप ही डीप कन्विक्शन आने के बाद वो काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। डीप कन्विक्शन सबकॉन्शियसली चला जाएगा, क्योंकि कॉन्शियसली हम किसी थॉट को रेपिटेट कर रहे हैं बार 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 बार, जिस वजह से वो डीप कन्विक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद रिजल्ट तो निकलने हैं और चीज़ें होने लगती हैं, करनी नहीं पड़ती। जैसे कि सुबह मुझे उठना है, आज मैं अलार्म लगा करके सो गया और सुबह देखा कि लगाया था 5 बजे का अलार्म या 6 बजे का अलार्म और उठ रहे 8 बजे। तो ये मैंने सोचा, ये क्या थी? एक विश थी कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन वो डिज़ायर नहीं बना। डिज़ायर और विश में ही फ़र्क है। विश मतलब क्या? हुआ तो हुआ, नहीं होता कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डिज़ायर मतलब क्या? ये होना ही होना है। और वो कब होगा? जब आप सोते टाइम ये बोलो कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है। ये मंत्र की तरह इसको रेपिटेट करते रहो, मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है। तो अपना आप ही एक रेपिटेशन ऑफ अफर्मेशन बनेगा, जिसके बाद एक बिलीव बनेगा कि हाँ ये काम होना है। उसके बाद वो सबकॉन्शियसली चला जाएगा, जो कि डीप कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट क्या है? मिलने ही मिलने। वो होने लग जाएगा अपना आप ही। 6 बजे से पहले नींद खुल जाएगी। होता भी होगा कभी कभी ऐसा कि हम कहीं जा रहे हो, कहीं हमें जाना हो, तो अगली सुबह अपना आप ही 4 बजे का अलार्म है तो उससे पहले नींद खुलेगी, क्योंकि हमें पता है हमें जाना है, डीप कन्विक्शन है, तो चीज़ अपना भी हो जाती है। उसके लिए अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है। माइंड इतना शार्प है कि टाइम से पहले ही आपको उठा देता है। तो वो ये कि डीप कन्विक्शन बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो अफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट। ये सुबह भी और शाम की भी अफर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारी, तो कोई भी आप सुन सकते हो, और ये तो मस्ट है बिल्कुल, अगर कुछ ढंग का करना है लाइफ में। आगे बोलते हैं वो, इट isn't the mountains I had to climb that wear you out, it's the pebble in your shoe। वो सामने खड़े पहाड़ नहीं हैं जो आपको थका देते हैं या आपको वीक करते हैं, वो तो आपके जूतों में पड़े क्या हैं? कंकड़ हैं जो आपको वीक करते हैं। यानी कि आपके शूज़ के अंदर, यानी कि शूज़ के अंदर मतलब क्या? आपके खुद के अंदर वो कमी है जो आपको वीक करती है। बाहर की प्रॉब्लम थोड़ी ना आपको वीक करती है, बाहर की चुनौती आपको वीक नहीं करती, आपके अंदर की कमज़ोरी आपको वीक करती है। अगर किसी मैदान में, किसी कंपटीशन में आप जा रहे हो और वहाँ पर आप हार रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपटीशन इतना टफ है कि जिस वजह से आप हार रहे हो सकता है आपकी इतनी तैयारी ना हो इसलिए आप हार रहे हो। तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर देना है कि सामने जो प्रॉब्लम है, सामने जो अपोनेंट है, वो छोटा पड़ जाए। आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। और मैदान में वो जीतता है जिसकी तैयारी ज़्यादा है, जिसने मैदान में जाने से पहले तैयारी ज़्यादा कर रखी है।